अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एक लेक्चर में हमने ब्लॉक डायग्राम के डिफरेंट रूल्स पढ़े थे कि हाउ टू रिड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम और उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। उस लेक्चर में हमने 2 से 3 एग्जांपल्स भी किए थे, उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे ताकि जो ब्लॉक डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स हैं और हाउ टू रिड्यूस ब्लॉक डायग्राम वो आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। बेसिकली हमने देखा था कि मेरे पास कि जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें बेसिकली 3 प्रोसेस हो सकते हैं। अदर ब्लॉक्स सीरीज़ में हो, कास्केडेड हो, पैरेलल हो या फीडबैक पाथ में हो या फीड फॉरवर्ड पाथ में भी हो सकते हैं। वो बेसिकली कास्केडेड फॉर्म ही आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई ब्लॉक डायग्राम है, कोई कॉम्प्लेक्स ब्लॉक्स हैं और वो मेरे पास रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं है, देन आई वांट टू सिंप्लीफाई दैट और उसको हमने सेम फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम ब्लॉक्स को मूव करेंगे बिफोर और आफ्टर समिंग जंक्शन और बिफोर और आफ्टर अ पिक ऑफ पॉइंट। तो 2 से 3 एग्जांपल्स हम करते हैं, इस टाइप के सर्किट सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका एग्जांपल 1 है, दिस इज़ माय ब्लॉक डायग्राम। आई वांट टू रिड्यूस दिस ब्लॉक डायग्राम इन सिंगल ब्लॉक, सिंगल ट्रांसफर फंक्शन। मेरे पास एक इनपुट आ रही हो आर ऑफ एस और एक आर ऑफ सी ऑफ एस आउटपुट हो और मेरे पास सिंगल ब्लॉक पर जिसमें अपना ट्रांसफर फंक्शन मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम वही सिंपल जो रूल्स हमारे हमने स्टडी किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर उन्हीं को हम यूज़ करेंगे। अब इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो मेरे पास G3 और H3 ये मेरे पास क्या बना रहे हैं, फीडबैक पाथ या फीडबैक ब्लॉक बना रहे हैं। तो मैं फीडबैक का आपको पता है कि क्या होता है, जी ऑफ एस बाय 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू एच टू एच ऑफ एस। ठीक है, सिमिलरली अगर ये जो मेरे पास यूनिटी गेन है या यूनिटी ये फॉरवर्ड पाथ जो है ये बेसिकली क्या है, यूनिटी गेन है। अगर मैं G2 को मूव कर दूँ टू द लेफ्ट ऑफ दिस पिक ऑफ पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पर तो ये यूनिटी गेन 1 इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दूंगा 1/G2 ताकि G2 का इफेक्ट से कैंसिल हो जाए और ये यूनिटी गेन ही रहे। तो बेसिकली ये फीडबैक लूप है। सेकंड लूप में क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ G2 को टू द लेफ्ट ऑफ पिक ऑफ पॉइंट, लेफ्ट ऑफ पिक ऑफ पॉइंट पे हम मूव कर देंगे। अच्छा, अब मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए ये 2 ब्लॉक्स थे, पैरेलल थे, फीडबैक लूप में थे, ये रिड्यूस होकर मेरे पास ये एक सिंगल ब्लॉक आ गया, मैंने फीडबैक इक्वेशन लिख दी। सिमिलरली मैंने क्या किया, जो मेरे पास पिक ऑफ पॉइंट है, पिक ऑफ पॉइंट को मैंने मूव कर दिया या G2 को मूव कर दिया बिफोर द पिक ऑफ पॉइंट। ठीक है, G2 को मैं पिक ऑफ पॉइंट से मैंने मूव कर दिया। ये जो 2 आपको बताई थी मैंने, ये 2 हमने स्टेप्स किए हैं। फर्दर हमने इसको रिड्यूस करना है। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो यूनिटी गेन एंड एडिंग यूनिटी गेन एंड अपर ब्लॉक, बेसिकली ये मेरे पास क्या है, यहाँ यूनिटी गेन आ रहा है यहाँ से और ये अपर ब्लॉक, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। फर्दर क्या कर सकता हूँ, मैं जो मेरे पास समर है, ठीक है, मूविंग समर टू द लेफ्ट, समर को हम लेफ्ट में मूव कर देंगे। लेफ्ट में मूव करने से क्या होंगे, जो G1 और G2 है क्या आ जाएंगे, सीरीज में, ये कास्केडेड फॉर्म में आ जाएंगे और कास्केडेड फॉर्म में जाएंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये देखिए हमने ये कर दिया। देखिए ये मेरे पास 1/G2 था, ये फीडबैक का तो 1/G समिंग जंक्शन है। यहाँ क्या था, यूनिटी गेन था, क्या गया 1/G ऑफ एस प्लस 1 आ गया। ठीक है, सेकंड मैंने क्या किया है, जो जब मैंने समर को मूव किया टू द लेफ्ट ऑफ द G1, ठीक है, तो बाद G1 और G2 सीरीज में आ गए, तो कास्केडेड फॉर्म में आ गए, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया G1 इंटू G2। लेकिन जो G1 है, G1 यहाँ ऐड हो रहा है, तो यहाँ जो H2 है दैट इज़ इन फीडबैक विद G2 नॉट विद G1, क्योंकि अब G1 एक एक्स्ट्रा इसके साथ फंक्शन आ गया, ट्रांसफर फंक्शन आ गया, तो H2 को मैं डिवाइड कर दूंगा विद G1 ताकि जो उसका इफेक्ट है G1 यहाँ मल्टीप्लाई होने का वो यहाँ से कैंसिल हो जाए, मेरे पास जो एंडिंग ट्रांसफर फंक्शन है वो वही रहे। बेसिकली अगर आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का, जो आप जब पिक ऑफ पॉइंट को समिंग को लेफ्ट या राइट में मूव कर रहे हैं, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन जो है एंड में वो नहीं होगा जो आपके एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन था। दैट्स वाई वी डिवाइडेड दिस H2 बाय G1 ऑफ एस। ठीक है, अब फर्दर क्या देखें, ये मेरे पास ये जो है ये फीडबैक पाथ बन रहा है, ये फीडबैक पाथ बन रहा है। ये तो मेरे पास कास्केडेड ब्लॉक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ, उसको फीडबैक पाथ में लिख सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये ग्रीन से हाईलाइट किया है, कंबाइनिंग दिस सीरीज ब्लॉक्स, इन दोनों सीरीज ब्लॉक को मैंने कंबाइन कर दिया है। और सेकंड में क्या कर सकता हूँ,
ये दो समिंग जंक्शन मेरे पास क्या है, इनके में कोई फंक्शन नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर भी समेशन होती है, इधर भी समेशन हो रही है। तो मैं इन दोनों समिंग जंक्शन में जो भी मेरे पास ब्रांचेज आ रही हैं उन इन दोनों समिंग जंक्शन को मैं एक समर से रिप्लेस कर सकता हूँ, एक से रिप्लेस करूँगा, और फिर क्या करूँगा मैं उसके बाद सिंगल समिंग जंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये देखिए इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों कास्केडेड थे, सीरीज में थे, ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई हो गया आपस में। ये समिंग जंक्शन एक आ गया मेरे पास। समिंग जंक्शन एक आने से क्या हो गया मेरे पास, ये जो दो ब्रांचेस थी, ये दो पैरेलल ब्रांचेस थी, इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस को मैंने कर दिया, ऐड कर दिया, H2S ओवर G1 ऑफ S प्लस H1 ऑफ S आ गया। ठीक है, अब फर्दर सिंपल है, मेरे पास ये फीडबैक पाथ बन जाएगा, दिस वन विल बी द फीडबैक पाथ, और जो उसका ट्रांसफर फंक्शन है दैट विल बी कास्केडेड विद दिस ट्रांसफर फंक्शन। तो यही हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। दिस इज माय फीडबैक लूप बन गया मेरे पास। इस फीडबैक लूप वही लिखेंगे G(s), हियर G(s) इज इक्वल टू द G1 इंटू G2, 1 प्लस माइनस G(s), दिस वन इंटू H(s). ठीक है, ये इसी फॉर्म में आगे वही जो मेरे पास सिग्नल्स V4 C(s), वो जहाँ आउटपुट जिस ब्लॉक की हम वही मेंशन करते जा रहे हैं, और आगे हम ट्रांसफर फंक्शन ले लेंगे इस ब्लॉक का। सेकंड ब्लॉक आ गया। अब ये दो ब्लॉक्स जो मेरे पास है ये आपस में क्या है, सीरीज है, कास्केडेड है, सिंपली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मेरे पास इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा इन अ सिंगल ब्लॉक। ये मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में। अब मेरे पास एक सिंगल ट्रांसफर फंक्शन आ गया ना सिंगल ब्लॉक, और मैंने दोनों ट्रांसफर फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो बाय यूजिंग द सिंपल टेक्निक ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, मैंने इन दोनों ब्लॉक्स को रिड्यूस करके एक सिंगल ब्लॉक में रिड्यूस कर दिया है, सिंगल ब्लॉक में रिड्यूस करके उसको ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया है। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड। ठीक है, फर्दर हम एक से दो एग्जांपल्स करते हैं, तो आपको जो हमने रूल्स पढ़े ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के वो भी मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल 2, दिस इज एग्जांपल 2 फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड। इसमें भी हमने क्या करना है, इन ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस करना है इन अ सिंगल ब्लॉक डायग्राम और सिंगल ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, इस ब्लॉक डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो मेरे पास जो G6(s) है, ये मेरे पास क्या है, फीडबैक पाथ बना है। बेसिकली ये एक यूनिटी गेन है, H(s) के मेरे यहाँ पर क्या है, उसकी जगह क्या है, यूनिटी गेन है, फीडबैक जो पाथ है ब्रांच, ये दोनों मेरे पास फीडबैक पाथ बना रहे हैं। दूसरा फर्दर हम कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए ये दो समर्स लगे हुए हैं मेरे पास, ये दो समिंग जंक्शन जो है इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम यही करेंगे। लेट्स सी कि हमने क्या किया, ये देखिए ये फीडबैक लूप को हमने ये फीडबैक लूप बन रहा है, प्लस इन दो समिंग जंक्शन को क्या है, समिंग द सिग्नल्स, इन सिग्नल्स को हम सिंगल कर सकते हैं। देखिए ये मेरे पास G(s) क्या आ जाएगा, G(s) 1 प्लस G(s). ठीक है, क्योंकि H(s) 1 है तो 1 मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, प्लस ये दो समिंग जंक्शन है मेरे पास। अब दो समिंग जंक्शन है तो मेरे पास क्या कर सकता हूँ, ये G2, और ये देखिए बेसिकली ये फीडबैक पाथ नहीं बन रहा, ये भी इसकी डायरेक्शन भी फॉरवर्ड, इसकी डायरेक्शन भी G3 भी फॉरवर्ड इस समिंग जंक्शन का। इट मीन्स ये दो पैरेलल ब्रांचेज हैं, पैरेलल ब्रांचेज मेरे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगा, G2 प्लस G3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये G3 और G4 ये भी क्या है, ये भी दोनों पैरेलल ब्रांचेज हैं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा G3 प्लस G4। लेकिन G2 और G3 ऐड हो रहे हैं मेरे पास फर्स्ट समिंग जंक्शन पे, और ये G4 जो है इस समिंग जंक्शन पे ऐड होकर ये G6 से जो पिछला समिंग जंक्शन है उस वहाँ पर इसकी ब्रांच जा रही है। तो बेसिकली ये G3 और G4 को मैं कनेक्ट कर दूंगा विद दिस समिंग जंक्शन। ठीक है, ये मैं दो समिंग जंक्शन अपने रिड्यूस कर दिए। फर्दर अगर इस ब्लॉक डायग्राम को हम देखें तो फर्दर हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास G2 और G3 है इसको हम लेफ्ट पे मूव कर दें पिक ऑफ पॉइंट के। ठीक है, लेफ्ट पे हम मूव कर देंगे पिक ऑफ पॉइंट के। लेफ्ट मूव करने से मेरे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, G4 प्लस G3 डिवाइडेड बाय G2 प्लस, बेसिकली जब लेफ्ट पे हम मूव करेंगे तो ये G3 और G4 से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिवाइड हो जाएगा, कि जब भी हम लेफ्ट से मूव करते हैं किसी ब्लॉक को टू द पिक ऑफ पॉइंट, तो हम फंक्शन जो पैरेलल ब्रांच होती है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, G2 प्लस G3 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी ब्लॉक आपका वैसे ही है, जो ब्लॉक डायग्राम जो आपके ऊपर इसमें जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने ऊपर शो की है। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास जो डायग्राम इस फॉर्म में आ गई है, इसको अगर हम देखा जाए तो बेसिकली ये दो पैरेलल ब्रांचेस बन रही हैं मेरे पास, ये फीडबैक पाथ नहीं है, पैरेलल ब्रांचेस, दोनों ब्रांचेस फॉरवर्ड पाथ में आ रही है, और इस समिंग जंक्शन पे
ऐड हो रही हैं, ठीक है। ये तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, पैरेलल ब्रांचेस आ गई, पैरेलल ब्लॉक आ गए, और ये मेरे पास क्या है, दोनों क्या है, इसमें देखें ये फॉरवर्ड पाथ है और ये फीडबैक पाथ बन रहा है, तो ये फीडबैक लूप बन जाएगा मेरे पास। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या रहेगा, दिस वन प्लस G5, ये आ गया। फर्दर ये फीडबैक पाथ बन जाएगा G2 प्लस G3 बाय 1 प्लस G1, जो H ऑफ S की जगह आ जाएगा, इंटू G ऑफ S G2 प्लस G3, ये बन गया। अब सिंपल है आगे, ये तीनों ब्रांचेस मेरे पास क्या आपस में कास्केडेड, तीनों ब्लॉक्स क्या है कास्केडेड हैं, या तीनों मेरे पास क्या सीरीज़ में हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक फंक्शन बना देंगे, और जो G7 है इनके क्या है, फीडबैक लूप में आ रहा है, फीडबैक पाथ में आ रहा है, तो इसका फीडबैक लगा देंगे हम। ये देखें, कंबाइन सीरीज ब्लॉक एंड देन अप्लाइंग फीडबैक फार्मूला वी फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, जो आपको बताया। तो हम सिंपल इसको अब लिख देंगे, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस पर फीडबैक लगा देंगे, यू विल गेट अ सिंगल ट्रांसफर फंक्शन, सिंगल ब्लॉक, ठीक है। एक फर्दर एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ब्लॉक डेमोनेशन मज़ीद क्लियर हो जाए। इसमें देखें, इस ब्लॉक डायग्राम में अगर हम देखें तो मेरे पास ये दोनों ब्लॉक्स क्या है, सीरीज ब्लॉक्स हैं, दोनों सीरीज में, इसमें ना कोई समिंग है ना पिक ऑफ पॉइंट है, कुछ भी नहीं इनके दरमियान। ये सीरीज ब्लॉक आ गए मेरे पास, ठीक है। ये फर्दर जो है, ये सीरीज में करके फिर फर्दर जो ब्लॉक जाएंगे, जैसे G3 करेगा, G6 प्लस G7 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे इन ब्लॉक्स को हम G4 के साथ। ये देखें, ये क्या जाएगा, सॉरी सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो मेरे पास होगा G6 इंटू G7 आ जाएगा, और इसमें हम G4 को ऐड करते हैं, तो करेगा G4 प्लस G6 इंटू G7, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इन तीन ब्लॉक्स में रिड्यूस कर दिया इंटू अ सिंगल ब्लॉक। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे पास ये देखें, ये G3 को बेसिकली हमने समिंग जंक्शन था, ये G3 मेरे पास इस पॉइंट पे ऐड हो रहा है, तो अभी क्या है मेरे पास, G3 G4 G6 G7 ये क्या है मेरे पास सीरीज में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ब्लॉक कटेगा G3 इंटू दिस G4 प्लस G6 इंटू G7 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, जो G5 है, G5 को हम मूव कर दें बिफोर द पिक ऑफ पॉइंट। जब G5 बिफोर द पिक ऑफ पॉइंट मूव होगा तो G2 क्या हो जाएगा, G5 जब प्रीवियस में देखा था, जब हम ब्लॉक डायग्राम को किसी ब्लॉक को शिफ्ट कर दें टू द लेफ्ट ऑफ द पिक ऑफ पॉइंट, तो मेरे पास क्या होगा, जो उसकी ब्रांच होगी उसमें डिवाइड हो जाएगी, ये G2 बाय G5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये दो ब्रांचेस मेरे पास क्या है, पैरेलल ब्रांचेस बन गई मेरे पास, इन दोनों ब्रांचेस को हम पैरेलल ब्रांचेस को कंबाइन कर देंगे। जब पैरेलल ब्रांचेस को कंबाइन करेंगे तो मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो लिख देंगे, फिर फर्दर क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्दर इसको करना है तो ये मेरे पास दिस वन और दिस वन जो ये होंगे मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये सीरीज ब्रांचेस होंगे, उनको कंबाइन कर देंगे पैरेलल ब्रांचेस को, और फिर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या मैंने फीडबैक बात कर लें, या अगर ये क्या है हम इनको फर्दर ऐड कर लेंगे, अगर पैरेलल ब्रांचेस तो ऐड कर लेंगे, अगर मेरा फीडबैक पाथ बनेगा तो मैं फीडबैक के थ्रू इसको ऐड कर दूंगा। बेसिकली मैं रिपीट करूँगा, बेसिकली ये दोनों पैरेलल ब्रांचेस इनको मैं कंबाइन कर दूंगा, कंबाइन करने के बाद ये जो है ये भी फीडबैक पाथ बन रहा है, ये भी फीडबैक पाथ बन रहा है, तो मैं एडिंग दिस फीडबैक पाथ्स, ये दो पैरेलल पाथ्स है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैं फीडबैक पाथ के थ्रू कंबाइन कर दूंगा और मेरे पास सिंगल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल लेक्चर में हम 2-3 एग्जांपल्स की थी, ब्लॉक डायग्रामेशन की 3 एग्जांपल्स में कर ली। होपफुली ब्लॉक डायग्रामेशन की टेक्निक आपको क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। And the topic we will discuss today is the signal flow graph and its application. As we have studied earlier, signal flow graph is also a technique to represent any complex circuit, and it has two component branches and nodes. Now in today's lecture we will study how to simplify a signal flow graph into a single transfer function, and we will use a technique called as Mason rule. Basically, Mason was the name of scientist who invented the technique.
to simplify a signal flow graph. So the Mason rule is the transfer function of a system that represent the signal flow graph is given by, and the formula the Mason proposed is written here. There's G, the transfer function is equal to C of S over R of S, means output over input, that will be equal to summation of K and Ek delta T over delta. What is that K? K is the number of forward paths, means if there is a signal flow graph, it has one forward path, 2, 3, 4, whatever the number of forward path, we will sum the these forward path. Let's suppose we have 3 forward path, we will write this in as T1 delta 1 plus T2 delta 2 plus T3 delta 3 over delta. Okay, what is delta K? Delta K is again the number of forward path, and delta is written, delta can be found as delta is equal to 1 minus this delta is equal to 1 minus summation of loop gains plus non-touching loop gain taken 2 at a time minus non-touching loop gain taken 3 at a time plus non-touching loop gain taken 4 at a time, and so on. If there are 5 or 6, then we will proceed as minus summation of non-touching loop taken 5 at a time and plus non-touching loop gains taken 6 at a time. Actually it will the sign will come in alternate way. First it's plus, then minus, then plus, then minus, then plus, and then minus, and so on. And what is the delta K? Delta K is the delta minus loop gains term in delta that touch the kth forward path, means, yeah, or we can say summation formed by the eliminating from delta those loop gain that touch the kth forward path. It means delta K can be found by delta minus those forward path that or those loop gain that are touching the forward path. We will not write here, we will write here only delta minus summation formed by the eliminating from delta those loop gain that touch the kth forward path. If it's a first forward path, we will consider from the first, and the second, for the second we will put the second, and so on. Let's solve an example so that the Mason rule will be more clear to you. So here is an example. Now by using the Mason rule, we have to find the transfer function of the given signal flow graph. First of all, we will have to find the forward path. In this case, as you can see, we have only one forward path, G1, G2, G3, G4 and G5. There is no other way in which we can reach from input to the output. The terms non-touching loops or loop gains, you are very familiar with these terms as in the introduction of signal flow graph. I have explained very well about all these terms. So first of all, we have to find the delta K and delta and T of 1, T of 2 and T of 3, and we will put all these values in this given transfer function, and we will get the simplified signal flow graph. So first we have to identify the forward paths. So as we have seen that here in this case we have only one forward path, and it's G1, G2, G3, G4 and G5. Now we have to identify the loop gains. As you know very well what are the loops that start from the same node and end at the same node. So in this signal flow graph or SFG, we have 4 loops. One is this loop. It start from this node and end at the same node. So loop gain will be G2 H1. Second one is the G4 and H2, and the third loop gain is G7 H4. This loop gain.
and the last one is the G2, G3, the biggest loop, G4, G5, G6, G7 and G8. This will be the fourth loop. There is no other loop except these four loops, so we have identified the loop gains. Okay. Now what we have to identify? We have to identify the non-touching loop. What do we mean by non-touching loop? As we have studied earlier, non-touching loop means the loops which don't have any node common. So these are the loops we have found earlier. So the non-touching loop, as mentioned in the formula for delta, it's equal to 1 minus summation of loop gains. Loop gains summation of 4 loop gains will come here, plus non-touching loop taken 2 at a time minus non-touching loop taken 3 at a time and non-touching loop taken 4 at a time. So first we will take non-touching loop taken 2 at a time. So loop 1 and loop 2 means G2 and H1, and loop 2 G4 H2. These are the non-touching loop as they don't have any node common. So the L1 and H2 H1. Okay. Any other non-touching loop? These two, this one and this one is also non-touching loop. Loop 1 and loop 3, and loop 2 and loop 3 are also a non-touching loop. But the loop 4 is not a non-touching loop with or any loop, because it is the biggest loop and it has either 1, 2 or 3 or more nodes common between 1, 2 and 3. So these are other non-touching loop taken 2 at a time. Now we will take non-touching loop taken 3 at a time. And what about 3 at a time? We will multiply loop gains of loop 1, loop 2 and loop 3. These are the gains of the loop 1, loop 2, loop 3. We will get the loop gain taken 3 at a time, and we will get this result. Okay. Is there any non-touching loop taken 4 at a time? No, because the fourth loop is having common node with loop 1, loop 2 and loop 3. So this term will not have. Okay. What is the delta? And as we know, delta is 1 minus summation of loop gains. These are the 4 loops. We have written the loop gains, then plus summation loop gains, summation of loop gains taken 2 at a time. These are the loop gains taken 2 at a time, minus summation of loop gains taken 3 at a time. So we have done this and we have found here, plus loop gains taken 4 at a time. So there is no such 4 loops in this example which can be taken at a time. So this will be delta. And what will be delta k? And delta k is, as I told you earlier, that it's 1 minus the loop gain that is not touching the forward path. So this is the only one loop that is not touching the forward path, that is G7 H4. So delta k means delta 1 equal to 1 minus G7 H4. As there is only one forward path, so it will come only delta 1. If there are 2 forward paths, that it comes delta 2, and 3 for third forward path, that it comes delta 3, and so on. So now we have found all the unknown values. We know the T of k means forward path gain. We know delta k means delta 1, and we also know the delta. Now we simply put all the values and we find the transfer function. So it's delta 1, it's T1. We have already found these values in the previous slides. So G of S or transfer function will be equal to output over input, T1 delta 1 over delta. So we simply put all the values we have found. This is the forward path gain, this is the delta k 1 minus loop gain of the system, and loop gain of the loop that is not touching the forward path over delta. So this is the transfer function. We can replace this signal flow graph by simply putting R of S at one end, and this the gain of system on the branch equal to C of S. So this technique was invented by the Mason. So this is called the Mason rule.
So you can practice Mason rule by solving practice problem and problems. I have written two practice problem for you. One is this. In this case, we have only one forward path: G1, G2, G3, and G4. And second term will be the non-touching loop. And or how many loops are there? One loop and two loops, and here comes the third loop, and here comes the fourth loop. Four loops are here. One is the -1, other is the G4 -1, G3 G4 -1, G2 G3 G4 and -1. Or instead of putting -1, you can simply multiply it with the minus. Similarly, delta k, what is the value of delta k? Delta k in this case you have to find. So similarly, in delta will be the 1 minus summation of loop gains plus loop gains taken, summation of loop gain taken 2 at a time minus loop gains taken 3 at a time, and so on. So similarly, it's a practice problem for you again. You have to find the g of s by using Mason rule. Here comes only one forward path: G1, G2, G3, G6, G7. No other forward path, so it will come G1 delta 1 over delta. So you have to find delta 1 and the values of G1, delta 1 and delta. So do the practice of these two practice problems. It will be more clear to you. For you can also solve your practice problems and problems from your book, and if you feel any difficulty, you can ask me in the comment section, or we will discuss in the upcoming live lecture. So that's all about today's lecture. In the next lecture, we will study we will try to solve few more examples on the block diagram and signal flow graph. Take care of yourself. See you in the next lecture. Allah Hafiz.